देखिए, ज़िंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती है, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। तो हमेशा फैसले लेने में जल्दीबाजी मत कीजिए, फैसले को आराम से सोच समझ कर लिया कीजिए। देखिए, आज है 6 अगस्त और आज के वीडियो में टोटल 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल में दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो इन सभी सोशल मीडिया लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिएगा आप। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने। तो देखिए, जो कंपनी है आयल इंडिया लिमिटेड, इसके नए चेयरमैन बना दिए गए हैं रंजीत रथ। और रंजीत रथ जो है ये 2 अगस्त से आयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। और देखिए, जो कंपनी है आयल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय आपका नोएडा में है और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 को की गई थी। अगला है कि वोडाफोन आइडिया ने जो है किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रविंदर टक्कर। नाम कितना दमदार है, टक्कर है इनके नाम में, ठीक है। तो रविंदर टक्कर को बनाया गया है वोडाफोन आइडिया का नया अध्यक्ष और इन्होंने इस पद पर हिमांशु कपानिया का स्थान लिया है। देखिए, जो कंपनी वोडाफोन आइडिया है, ये पहले वोडाफोन अलग कंपनी थी, आइडिया अलग कंपनी थी, लेकिन इन दोनों का विलय हो गया था 31 अगस्त 2018 को। और इसके संस्थापक थे कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर आपका है, ये आपका है गांधीनगर में, गुजरात के। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जाएगा। तो देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा, इसीलिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसको स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। देखिए, मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। और भारत में दुनिया का जो ये सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। तो ये मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने एवं बिजली की समस्याओं को दूर करने हेतु किया जा रहा है। और देखिए, ये जो संयंत्र है, ये 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। यानी कि इसी वित्तीय वर्ष में ये स्थापित हो जाएगा और टोटल 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये करेगा। देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में 3 चीज़ याद रखेगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं ये। और राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के मंगू भाई सी पटेल। यही आपको रटना है क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम आपको पता ही होगा। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई सी पटेल जी। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए, जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट है, इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। और देखिए, जो आपका ये आयोजन होगा, ये 12 सितंबर से नई दिल्ली में स्टार्ट होगा। और कोविड-19 महामारी के कारण 2 सालों के बाद जो आपका इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट है, इसका जो आयोजन है 2022 का संस्करण, ये 12 से 15 सितंबर के बीच में होगा। कहाँ पर, नई दिल्ली में। और देखिए, जो आपका IDF यानी कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट है, ये जो है वैश्विक डेयरी क्षेत्र की एक वार्षिक बैठक है। यानी कि हर साल ये बैठक आयोजित होती है, लेकिन कोरोना काल के कारण जो है बीच में आयोजित नहीं हुई थी। तो इसमें जो है क्या होता है, दुनिया भर के लगभग 1500 प्रतिनिधि जो है, इनको एक साथ लाया जाएगा इस बार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने सामान की डिलीवरी के लिए किसके साथ में समझौता किया। देखिए, अमेजॉन इंडिया जो है, इसने अभी हाल ही में अपने सामानों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। देखिए, जो अमेजॉन इंडिया है, इसने 110 से अधिक इंटरसिटी मार्ग पर ग्राहकों तक अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ ये समझौता हाल ही में किया है। देखिए, अमेजॉन के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस देश की कंपनी है। तो अमेजॉन एक अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय आपका सिएटल, वाशिंगटन DC, USA में है। और इसका गठन हुआ था 5 जुलाई 1994 को। और इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस और CEO हैं ND जेसी। छठवां प्रश्न है कि कौन सा देश 29 अक्टूबर को आतंकवाद के विरुद्ध एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा।
तो देखिए ये काम करेगा भारत, ठीक है। याद रखिएगा, भारत 29 अक्टूबर को आतंकवाद के विरुद्ध एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। और देखिए इस बैठक में भारत, अमेरिका, चीन और रूस सहित टोटल 15 देशों की सुरक्षा परिषद के राजनयिक जो है पार्टिसिपेट करेंगे। और एक खास बात और है, याद रखिएगा कि भारत 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये आयोजन भारत में हो रहा है। और देखिए एक खास बात और है, जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें जो 5 अस्थायी सदस्य हैं ये आपके हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। और इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य भी हैं। और ये देश आपके हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात। तो इन 15 देशों का नाम याद रखिएगा। यही 15 देश जो है 29 अक्टूबर को आतंकवाद के विरुद्ध एक विशेष बैठक में नई दिल्ली में भारत में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम में एक प्रश्न बहुत पूछा गया है कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनमें से सभी सदस्यों का नाम क्या है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप याद रखेंगे कि चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, तो आपका ये वाला सवाल का जवाब जो है सही हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अगला कि हाल ही में किस कंपनी ने ढाका में सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ताकि बांग्लादेश के क्षेत्र के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपातकालीन ढुलाई की जा सके। तो देखिए ये कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको IOCL के नाम से आप जानते हैं। याद रखिएगा कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ताकि बांग्लादेश के क्षेत्र के माध्यम से, यानी कि बांग्लादेश को क्रॉस करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपातकालीन ढुलाई की जा सके। और ये समझौता क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए असम जो है इसमें बहुत बाढ़ आता रहता है, और असम को क्रॉस करके ही जो है जो मणिपुर है, नागालैंड है और सिक्किम वगैरह है, वहाँ पे हम जाते हैं। तो देखिए भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में बताया है कि इस साल असम में बाढ़ से हुए नुकसान के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की तत्काल आपूर्ति में मदद करने के लिए जो है एक अंतरिम ये सेटअप है, और असम से पेट्रोलियम टैंकर मेघालय और फिर बांग्लादेश के क्षेत्र में होते हुए त्रिपुरा को भेजा जाएगा वाया बांग्लादेश, ठीक है। और देखिए जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए इस कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य, और इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। अगला कि भारतीय सेना और अमेरिकी सेना किस राज्य के औली में 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन करेंगे। तो देखिए जो आपका युद्ध अभ्यास होगा, इसका 18वां संस्करण उत्तराखंड के जो है औली में 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होगा। और इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना होगा। और देखिए जो आपका युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत की लंबी सीमा रेखा के पृष्ठभूमि में हो रहा है। और जून 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए जो आपका युद्ध अभ्यास है, इसके बारे में प्रश्न क्या बनता है एग्जाम में, ये युद्ध अभ्यास किन दो देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का एक जो है मिलिट्री अभ्यास है, और इस साल इसका 18वां संस्करण जो है कहाँ पे आयोजित हो रहा है, उत्तराखंड के औली में 14 से 31 अक्टूबर तक। और देखिए भारत और अमेरिका का जो रक्षा इतिहास है, इसके बारे में आपको कुछ अपडेट दे दूँ, ताकि आप जो है एग्जाम में और भी प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकें। देखिए भारत और अमेरिका के बीच बीते कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौते हुए हैं, जिसमें 2016 में हुआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट शामिल है। और जो आपका लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, इसके तहत भारत और अमेरिका दोनों देशों की सेना एक दूसरे के ठिकानों का इस्तेमाल और हथियारों की मरम्मत और आपूर्ति के लिए जो है कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका को चीन पे अटैक करना है,
तो अमेरिका भारत के जो है सभी सेना के ठिकानों का इस्तेमाल और भारत के हथियारों का यूज कर सकेगा। और अगर भारत को किसी अमेरिका के पड़ोसी देश पे हमला करना हो तो भारत भी अमेरिका के सभी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगा और उसके हथियारों का भी। तो ये है आपका लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और देखिए इसके अलावा दोनों देशों यानी कि भारत और अमेरिका में 2018 में कॉम कासा यानी कि संचार संगतता और सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए थे, जो कि दोनों सेनाओं के बीच में अंतर संचालन प्रदान करता है। और इसके तहत भारत अमेरिका से उच्च तकनीकी खरीद सकेगा, यानी कि अमेरिका में कोई भी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी हो इसको हम खरीद सकेंगे संचार संगतता और सुरक्षा समझौते के तहत। और देखिए अक्टूबर 2020 में फिर जो है भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट समझौते पर मुहर लगाई थी। और एक खास बात और है, जो आपका ये BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है, ये समझौता दोनों देशों यानी कि भारत और अमेरिका के बीच उच्च अंत सैन्य प्रौद्योगिकी रसद और भूस्थानिक मानचित्रों को साझा करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया। तो देखिए जो आपके भारत पे के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किए गए, इनका नाम है नलिन नेगी। देखिए जो आपके नलिन नेगी हैं ये भारत के CEO सुहेल समीर को रिपोर्ट करेंगे और भारत पे के बोर्ड के साथ मिलकर काम करेंगे अब इस नियुक्ति के बाद। देखिए भारत पे कंपनी क्या है, देखिए भारत पे एक जो है भारतीय फिनटेक कंपनी है जो कि भारत में छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर मालिकों को सेवा प्रदान करती है। और जो भारत पे कंपनी है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसको स्थापित किया गया था 20 मार्च 2018 को। अगला कि हाल ही में किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जिनका नाम है जॉनी फेमचान, इनका निधन हो गया। तो देखिए जॉनी फेमचान जो है ये ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर थे और जॉनी फेमचान की जो सबसे यादगार विश्व खिताब जीत थी ये 1969 में लंदन के अल्बर्ट हॉल में क्यूबा के जोस लेग्रा के खिलाफ उनकी WBC अंक निर्णय जीत थी। और एक खास बात और है, जो आपकी जॉनी फेमचान हैं इन्होंने पेशेवर रूप में यानी कि पेशेवर बॉक्सर के रूप में 20 से अधिक वर्षों तक बॉक्सिंग की और 56 जीत और 20 नॉकआउट और 6 ड्रा और 5 हार का रिकॉर्ड बनाया। 11वां प्रश्न की हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के मुजफ्फरनगर के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा। तो देखिए याद रखिएगा बिहार में स्थित है मुजफ्फरपुर जिला और मुजफ्फरपुर जिले के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी जो खगोलीय वेधशाला है जिसका फोटो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, इसको दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में हाल ही में जोड़ दिया है यूनेस्को ने। देखिए जो यूनेस्को की टीम है इसके सदस्य के अनुसार मुजफ्फरनगर में खगोलीय वेधशाला अब यूनेस्को की सूची में है और इसे यूनेस्को की साइट पर अपलोड कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बिहार का करंट अफेयर क्यों नहीं बताते हैं। देखिए अगर कोई बिहार में घटना होगी, कोई योजना लॉन्च होगी तब तो बताएंगे। बिहार का मुख्यमंत्री मुझे लगता है बहुत ही निष्क्रिय है, तो महीने में एक आध 2-3 न्यूज़ जो है बिहार से मिल जाते हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ मिली है ये पूरे ऑल इंडिया के एग्ज़ाम के लिए है और बिहार के लिए तो खास तौर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा यूनेस्को की टीम के सदस्यों के अनुसार मुजफ्फरनगर में जो खगोलीय वेधशाला है ये अब यूनेस्को की सूची में शामिल कर ली गई है। इसको जो है यूनेस्को की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। ये फ़ोटो आपको यूनेस्को की वेबसाइट पर मिलेगा। और ये वेधशाला कहाँ पे है, लंगत सिंह कॉलेज में, ठीक है। ये जो 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला है ये इसका फोटो यहाँ पे मैंने लगा रखा है। अगला कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पैरा पावरलिफ्टिंग के पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में कौन सा पदक जीता। तो देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 चल रहा है इसमें भारत के सुधीर ने जो है पैरा पावर वेट लिफ्टिंग के पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। देखिए जो आपके भारत के सुधीर हैं इन्होंने नाइजीरिया के इकेचुक ओबिचुक को जो है 0.9 अंकों से हरा दिया। और सुधीर ने जो है अपने इवेंट की शुरुआत 208 किलोग्राम भार उठाने के सफल प्रयास के साथ की और कुल 132.0 अंक हासिल किए। देखिए इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में सुधार किया और 134.5 अंक हासिल करते हुए सफलतापूर्वक 212 किलोग्राम का भार उठाया।
और तीसरे और आखिरी प्रयास में इन्होंने 217 किलोग्राम का भार उठाने में ये जो विफल रहे, लेकिन इन्होंने 134.5 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया। देखिए सुधीर जो है ये भारत के लिए पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट जो है बन गए हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बने, तो ये हैं आपके सुधीर जी। ठीक है। 13वां की हाल ही में भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए IISc बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ समझौता किया है। और आपको बता दूं कि इस समझौते ज्ञापन के तहत प्रोडोदन एवं प्रोडोदन प्रणाली, इस्पात प्रौद्योगिकी, धातु कर्म और सामग्री विज्ञान, इंस्ट्रूमेंटेशन और सेंसर की प्रणालियां एवं नियंत्रण, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग, ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग प्रबंधन, और इसमें जो है तकनीकी और रसद शामिल होगा। और देखिए औद्योगिक इंजीनियरिंग यानी कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और परिचालन अनुसंधान, नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी, और MEMS यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, और कृत्रिम मेधा, आंकड़ा विश्लेषण यानी कि डाटा एनालिसिस, और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में जो है सहयोग किया जाएगा। तो ये जो है इस समझौते के तहत सारी मुख्य बातें थी जो मैंने बता दी, जो कि अभी हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और नौसेना के बीच में की गई हैं। देखिए भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष का नाम जरूर रखिएगा। इनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार। 14वां प्रश्न कि हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की? तो देखिए अब जो आपका रेपो रेट है इसमें 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी हो गई है। वर्तमान में जो आपका पॉलिसी रेपो रेट है ये 5.40% हो गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये अपडेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वर्तमान में भारत में अस्थायी जमा सुविधा है ये 5.15% हो गई है। और जो सीमांत स्थायी सुविधा दर है ये 5.65% हो गई है। बैंक दर को 5.65% रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35% रखा गया है। CRR को जो है 4.50% रखा गया है। और SLR को 18% रखा गया है। देखिए इस बार RBI ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है और 4.90% से बढ़कर अब ये 5.4% हो गया है। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है। देखिए इसके पहले मई में रेपो दर में अप्रत्याशित 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई थी और उसके बाद फिर जून 2022 में ही 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बाद RBI के द्वारा ये तीसरी वृद्धि है जो कि अगस्त महीने में की गई है। और 15वां प्रश्न की हाल ही में डिजिटल लेन देन में मदद के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने जो है यानी कि NPCI ने किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए NPCI ने ये साझेदारी IIT कानपुर के साथ की है। और देखिए इस समझौते के तहत जो IIT कानपुर के वैज्ञानिक होंगे ये साइबर सुरक्षा पर NPCI कर्मियों को सलाह देंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सुरक्षा उत्पाद रोडमैप और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में नए रुझानों को प्रस्तुत करेंगे। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है इसकी स्थापना साल 2008 में हुई थी और ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। तो याद रखिएगा जो IIT कानपुर है अभी हाल ही में इसके साथ NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम ने जो है समझौता किया है। किस लिए? डिजिटल लेन देन में मदद के लिए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? नाम बताइए। और दूसरा कि हाल ही में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला टीम को जीत दिलाई? बताइए। और तीसरा कि अगस्त 2022 में भारत के कितने स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए? बताइए। 14 कि अगस्त 2022 में भारत के कितने स्थल, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां कि हाल ही में किस संस्था ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार का दर्जा दिया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की।
देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टर विकास ठाकुर ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है इसमें भारत की तुलिका मान ने जूडो में जो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और इसी कॉमनवेल्थ गेम में वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम में जो है वेटलिफ्टिंग में भारत की विंध्या रानी देवी ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए इसी राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम के एथलेटिक स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में तेजस्विन शंकर ने भारत के जो है कांस्य पदक जीता था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और जो लोग हाफ ईयरली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, इस PDF की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।